ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना। खुश आमदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो हमारा कुछ और इरादा था किसी और बात पे एपिसोड करने का, मगर अब शाहरुख खान की फ़िल्म आ गई है तो अब जाहिर है उसी के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ वही है, जवान। तो चलें उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने शायद अगर ब्रिजेस अमेरिका का पिछला देखा था, जब एपिसोड जब हमने उनकी बात की थी पठान की, पठान का हमने तज्जिया किया था कि उसमें 2-3 पॉलिटिकल मैसेजेस हैं। तो उसमें जो आखिरी बात उन्होंने कही थी कि जो थर्ड पॉलिटिकल मैसेज था वो ये कि वो नहीं आया जब वो दोनों बैठ कर के बात करते हैं, सलमान और शाहरुख, वो नहीं आया। तो वो आमिर की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो नहीं आता, उसको आना चाहिए। उन्होंने कहा वो कहीं नहीं जाता, वो आता ही नहीं है। तो उनका ठीक है भाई, अब बच्चों पे तो नहीं छोड़ सकते, हम दोनों ही को करना है जो कुछ करना है। तो उसी वक्त मैंने इसको पॉलिटिकल मैसेज कह करके हमने इसको इसके ऊपर एपिसोड किया था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब सलमान की कोई फिल्म आएगी जिसमें वो कोई मैसेज देगा, मगर खैर सलमान अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। तो शाहरुख की ऑफ कोर्स उन्होंने इस फिल्म को जो में काफ़ी मैसेजेस दे दिए हैं एक भूमिका बना के। तो मैं ओवरऑल फिल्म के बारे में, शायद मेरी उम्र है, मुझको ओवरऑल फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं आई और फिल्मों की बनिस्बत। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है, और लगता है कि ये जो सीन हो रहा है ये बेइंतहा वायलेंट है और इसके बाद कुछ रिलीफ मिल जाएगा, मगर अगला सीन उससे ज़्यादा वायलेंट होता है। फिर लगता है कि अच्छा शायद ये आखिरी हो, उसके बाद कुछ और, मगर उससे भी अगला सीन और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद इंसान थक जाता है क्योंकि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा होता उसको। तो खैर वो तो एक फिल्म की बात हो गई कि, मगर जो उन्होंने जो लोग निकल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल था, पहली बात ये कि मेरा ख्याल नहीं था कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। मैं जब निकली हूँ तो मैंने कहा बस शायद अपना जो खर्च है वो पूरा कर लेगी, मगर लगता है कि कहीं पर कोई चीज़, कहीं पर जाके इन्होंने कहीं पर किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और लोगों के दिल की धड़कन उन्हीं को सुना दी है, लोगों के दिल की धड़कन उन्हीं को सुना दी है। तो लोग इस कदर खुश निकल रहे हैं वहाँ से और फूले नहीं समा रहे कि भाई क्या ज़बरदस्त, क्या फिल्म है। तो खैर वो उसकी जो रीज़न है वो ये, ऑफ कोर्स उसमें जो 1-2 सरप्राइजेस थे वो तो हैं, मगर उसका जो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टैंड उसमें लिया, मैसेज भेजा कि भाई आप एक छोटा सा उसका मच्छर मारने की कॉइल लेते हैं और 20 सवाल पूछते हैं और उंगली उठा करके पूछते हैं। तो जब आप उंगली उठा करके किसी को वोट देते हैं तो आप ये नहीं देखते कि 5 साल के लिए आप अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी किसी नेता के हाथ में दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल है या नहीं, ये आप नहीं देखते हैं। और ये आपको देखना चाहिए कि भाई आपको ये चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो खैर वो जो बात उन्होंने जो बात शुरू होती है फिल्म, वो ये कि किसानों की सुसाइड से शुरू होती है कि किसान जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और उसका उन्होंने जो बताया उससे बड़ा दिल को एक धक्का भी लगा कि हम लोग किस किस्म की कौम है हम, कि एक किसान ट्रैक्टर ख़रीदता है 40,000 का और उसको 13% ब्याज देना पड़ता है, और एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी के लिए लोन लेता है तो उसको 8% देना पड़ता है। और किसान अपना लोन जब नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर जुल्म होता है, उसका ट्रैक्टर ले लिया जाता है। और जब दूसरा बड़ा आदमी जब 4,000 करोड़ का भी लोन लेता है तो उसका लोन माफ़ कर दिया जाता है कि भाई मुश्किल होगी, ज़रा माफ़ी कर देते हैं। और मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ी रकम जो है वो अपना अब जो पार्टी सत्ता में है जो उसको माफ़ करवा रही है उसको डोनेशन भी दे देते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने शुरू किया है। फिर उन्होंने बात की कि जी ये कुछ 50-60 बच्चे थे
कुछ अरसा हुआ यूपी में के अस्पताल में वो मर गए, और वो इसलिए मर गए कि उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला था, इसलिए वो मर गए। और जिस जिस डॉक्टर ने उनकी कोशिश की थी, उनके बारे में शिकायत की थी कि भाई सिलेंडर नहीं है, और उनको बचाने की कोशिश की थी, उसी डॉक्टर को उन्होंने उसमें डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। तो ये डॉक्टर कफ़ील की बात कर रहे हैं हम, तो जो कि बड़ी दुख भरी थी। मगर ये जो ये जो ये जो हमारी सरकार है, ये बड़ी जालिम सरकार है। कम से कम मुसलमानों के बारे में उन्होंने पूरा पूरा उसको सूत लिया है कि जितना हो सके एक आखिरी खून की बूंद भी निकाल लें उनसे। खैर, तो एक वो थी। उसके बाद कुछ जो हमारे यहाँ के वेपन्स बनते हैं, हथियार बनते हैं, वो जाली होते, वो ख़राब होते, वो आखिर वक्त में काम नहीं करते। मगर जो बनाने वाला होता है उसके ऊपर जब कोई कमेटी बैठती है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है तो वो बड़ी आराम से निकल जाता है। तो ये मुद्दा था। और उसके बाद था वो उन्होंने एक उंगली दिखा के कहा कि जब आप एक मच्छर मारने का कि ये कॉयल लेते हैं तो 10 सवाल पूछते हैं उंगली उठा के कि ये ऐसा है, कितने दिन चलेगा, कितने का है, कम कर दो, ये कर दो। एक कमीज़ लेते हैं तो 10-15 कमीज़ जो हैं उनकी उनको पहले ट्राई करते हैं। मगर जब आप अपना वोट देते हैं, दबाते हैं, जिस मशीन पे भी दबाना है, या बैलेट पेपर पे लिखते हैं कुछ, तो जब आप बैलेट पेपर पे कुछ लिखते हैं या जिस मशीन पे बटन दबाना होता है, तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते। आप अपना मुस्तकबिल और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल किसी नेता के हाथ में दे रहे हैं। कि आप अपना मुस्तकबिल और अपने परिवार का मुस्तकबिल किसी नेता के हाथ में दे रहे हैं। क्या वो इस काबिल है कि वो आपको आपके सपने पूरे कर दें? तो इस पे उन्होंने एक सवाल उठाया। और फिर ये कि एक जो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जो हमारे हमारे यहाँ की जो ये जो सत्ता है, जो भी पावर में है लोग, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करके पका दिया, बिल्कुल लगता है कि अब ये हंडिया, इस पे तड़का भी लग गया है और अब ये जलने को तैयार है। और मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो गई, क्योंकि अब उसमें से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने पाकिस्तान पर या दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम नहीं डाला। हिंदुस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बात थी वो ये कि जो भी है प्रॉब्लम वो अंदर ही है, दुश्मन अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे घर के अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ है। तो ये अच्छी बात थी कि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हुई। और जो एक और चीज़ थी, उन्होंने जो अपने शायद बेटे के बारे में कही थी बात, कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछ लेना चाहिए था। तो सब बहुत खुश हुए, बहुत हंसे। कुछ लोगों ने तो खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया सिनेमा हॉल में कि भाई फाइनली शाहरुख खान ने वो बात कह कि आप लोग कब तक ज़ात पात और मज़हब पे वोट देंगे, अपनी ज़िंदगी अपना फ्यूचर दाव पे लगा देंगे मज़हब की बात पे। तो हिंदुस्तानी होने पे वोट दें, कि मुझे एक हिंदुस्तानी होने पे क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो देने को तैयार हूँ जो कुछ मेरे पास है। जैसे कि अभी थोड़े दिन हुए एक मुद्दा जो उस पे आया था सुर्खियों में, कि जी बहुत से मुसलमान बच्चों को और जो अल्पसंख्यक और जो बाकी दलित हैं और ओबीसी के बच्चों को वो मिलती है, स्कॉलरशिप्स मिलती है। okay. फिर पता लगा कि उसमें से 40% बच्चों को स्कॉलर कोई है ही नहीं, वो बच्चे हैं ही नहीं। उनके नाम पे स्कॉलरशिप का पैसा बैंकों में जमा होता है और फिर निकाल लिया जाता है, मगर वो बच्चे हैं ही नहीं, उनके नाम ही नहीं है। कोई 40% बच्चे गायब हैं। और एक एक टेलीफोन पर 2-2, 3-3 हजार अकाउंट है। और जो एक और नई बात इसमें थी वो ये कि जो कि बहुत से लोग अब बना रहे हैं इसके ऊपर फिल्में, वो ये कि जो 21वीं सदी है ये औरत की सदी है, ये औरतों की बात है। इसमें औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा और औरतें लीडरशिप रोल
अदा करेंगी। तो ये, और इसमें इन्होंने औरत को सबसे आगे रखा। और जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है वो ईवीएम, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात पर दृढ़ हूँ कि ईवीएम जो है वो एक नहायत ही मशकूक, एक नहायत ही गलत हथियार है सत्ता के पास। जो पार्टियां सत्ता में हैं उनके पास हैं, और विपक्ष को हराने का ये सबसे बड़ा हथियार है ईवीएम का मुद्दा। ईवीएम ख़त्म होना चाहिए। खैर उसके ऊपर हम और बात करते रहेंगे, मगर इसमें उन्होंने थोड़ा सा ईवीएम मशीनों को वापस भेजना है, आगे बढ़ाना है, पीछे करना है, थोड़ा सा उसका मेंशन किया, ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं की। मगर लोगों के दिलों में जो एक हल्का सा शक है, उसको उन्होंने, उस शक के उस बीज पर पानी डाला ताकि वो ज़रा उसमें से कोंपलें निकली। खैर, तो इस दफ़ा जो कुछ नेगेटिव बात तो होनी थी, उतनी नहीं हुई जितनी कि जब वो पठान फिल्म आई थी तो सारे भगवा निकल गए थे 200-200 रुपए लेके अपनी अपनी संस्थानों से, हम नहीं होने देंगे और ये और वो, और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वैसे किसी मंदिर में या अपने घर के किसी कोने में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। खैर, तो मगर ये कि शाहरुख खान की फिल्म के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रा सा ऑड लगता है। मगर खैर, तो अब के वो ज़रा दबे हुए थे, क्योंकि वो पिछली दफ़ा इतनी मात खाई उन्होंने और इतने थप्पड़ खाए उन लोगों से जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं। और जाहिर है उनको, शाहरुख खान के जो फ़ैन हो बेचारे कब से खामोश बैठे हुए थे, इन लोगों की बदतमीज़ियाँ सह रहे थे। तो उनको जब चांस मिला पठान आने पे तो उन्होंने निकल के बवाल मचा दिया। और तो इसलिए अब भी उनको जो अंधभक्त हैं, जो हमारी सत्ता के पेड ट्रोलर्स हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत किया कि भाई हम यूँ करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ बात बनी नहीं उनकी। तो कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम हो गया, एक आइडिया हो गया कि भाई शाहरुख खान इज़ अ फोर्स, और उसको उससे लड़ने के लिए कुछ लोहे का दिल चाहिए, कुछ और चाहिए। मगर खैर कुछ तो होना ही था, कुछ तो होना था। तो वो करनी सेना के एक साहब आ गए कि जी वो, इसने जो कहा उसमें, फिल्म में इसका एक डायलॉग है कि एक राजा था, वो भाई जंगे हार गया, फिर वो जंगल में चला गया और भूखा प्यासा फिरता रहा, और फिर वापस आया और फिर लड़ा। तो वो जो करनी सेना के साहब हैं, जो मुझे काफ़ी कुछ 5-6 वक्त के फाके से लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो, ये तो इसने महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बात की और हम तो छोड़ेंगे नहीं, और हम तो इसका घर जला देंगे। ये अजीब बात है कि सबकी नज़र, जो जो शाहरुख खान के खिलाफ है, उनकी नज़र उसके बंगले पर है। मैं शाहरुख खान को मशवरा दूंगी कि एक घर और ले लें ऐसा ही सा कहीं पर, तो ताकि ये कोई ना कोई आपकी इस घर को नज़र लग जाएगी। मगर खैर, ये साहब बेचारे, उन्होंने नक्कार खाने में तूती की आवाज़ क्या सुनाई देती, मगर खैर उन्होंने, जो उनका धर्म है कि जी मैंने शाहरुख खान की, एक मुसलमान की फिल्म आई है, मैंने कुछ उसके खिलाफ तो कुछ कहना ही है ना, आखिर रोटी भी तो खानी है। मगर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये कि जो पुलिस फोर्स है उसमें एक आदमी है, अंदर का आदमी, जो कि गैंगस्टर से मिला हुआ है, और वो आखिर में कई बीच में अपना रंग दिखाता है, और मतलब ये कि धोखा देता है हीरोइन को। और उसका नाम बूझें क्या है? उसका नाम है ईरानी। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ईरानी नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि अंदर का आदमी जो विद्रोह करता है और जो बदमाशी करता है, उसका नाम ईरानी है, और ये किससे मिलता जुलता है। मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ। तो यही, मैंने आज शाहरुख खान की जो पॉलिटिकल मैसेजेस वो अब उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं, उसके बारे में मैंने ये वीडियो किया है। क्योंकि इनके बारे में नसीरुद्दीन शाह ने और दूसरे लोगों ने कहा था कि भाई कोई नहीं बोल सकता, कितना अन्याय हो रहा है, कितना धोखाधड़ी हो रही है, किस तरह से लूटा जा रहा है मुल्क को। मगर ये तीन खान जो हैं, जिनकी एक आवाज़ है, जिनकी एक स्टैंडिंग है, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि दे विल लूज़ अ लॉट। इनके पास खोने को बहुत है,
इसलिए ये नहीं बोल सकते। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक आदमी उनमें से बोला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बोलते रहेंगे जब तक कि, क्योंकि इनके हमारे जो नौजवान हैं उनके पास कोई ज़बान नहीं है, तो ये आदमी उनकी ज़बान, उनकी आवाज़ बन के खड़ा हुआ है। एंड kudos to him। आखिर में मैं ये कहूँगी कि डायरेक्टर एटली और शाहरुख खान ने मिल के जो एक फिनोमेना खड़ा किया, एक करिश्मा हो गया कि जो मेरे हिसाब से एक एवरेज मूवी है जिसको लोग निहारते हुए निकल रहे हैं, और शाहरुख खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें चार चांद लगा दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने लोगों के दिलों में जो धड़कन है उसके साथ उनके तार जोड़ लिए हैं। वो बात कही है जो लोग पूछना चाह रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन के पर्दे पर आए हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और इसी के तसलसल में मैं अमिताभ बच्चन का जिक्र करूंगी कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप 80-81 साल के होने वाले हैं और आपको बेतहाशा इस गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिली है। उन्होंने हर बात पे पर्दा डाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी हर गलत बात पे उनको सराहें, जैसे कि उन्होंने इंडिया से अब नाम भारत कर दिया और आपने जल्दी से एक ट्वीट कर दिया भारत माता की जय और एक भगवा झंडा लगा दिया। तो ऑल आई कैन से इज अमिताभ बच्चन साहब, शेम ऑन यू। ये छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। कितने सवाल करते हो, इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है ये होंगे धन, पैसा, जात पात, धर्म, समुदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौर या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो,